मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग पिछले क्लास में पिछले क्लास का एक बार समरी थोड़ा सा सबको हो जाना चाहिए। सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बात किए थे और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से इट मीन्स वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। यह हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। और उसके बाद SI यूनिट ऑफ वेक्टर बी, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट जो है वह टेस्ला होता है, टेस्ला। और इसको हम लोग कैपिटल T से दिखाते हैं, ध्यान दीजिए, टेस्ला। और इसको हम लोग कैपिटल T से दिखाते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से या किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होता है तो उसको हम लोग कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। और करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित जो प्रयोग था वो ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। और उसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए बायो और सेवर्ट ये दोनों वैज्ञानिक मिल करके नियम दिए, जिसको हम लोग बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। तो बायो सेवर्ट नियम में बायो सेवर्ट्स लॉ, इसको भी हम लोग पिछले क्लास में ड्राइव्ड कर लिए कि बायो सेवर्ट लॉ हो गया कि अगर हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के एक स्मॉल एलिमेंट या अल्पांश भाग और इससे हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा है, तो इस डेल L के कारण अगर किसी बिंदु P पर हम लोग को, जो कि इस डेल L से R डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, इस P पर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड इट मीन्स डेल B का जो वैल्यू है वो डेल B बराबर हो जाता है I म्यू नॉट बटे 4 पाई और I डेल L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। यह हम लोगों को बायो सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। इट मीन्स देख सकते हो यहाँ पर कि हम लोग अगर जो मैग्नेटिक फील्ड का मान हम लोगों को या जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला हम लोगों को प्राप्त हुआ है बायो सावर्ट लॉ से, इसके अगर सब टर्म पर हम लोग ध्यान दें तो म्यू नॉट बटे 4 पाई यह हम लोगों को कांस्टेंट टर्म है, जिसके बारे में अभी हम लोग नहीं जानते हैं। इसमें I है, डेल L है, साइन थीटा है और R स्क्वायर है, जो सब नॉन टर्म, इट मीन्स इसके बारे में हम लोग पहले से जान रहे। इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, उसके बाद डेल L इट मीन्स जिस कंडक्टर की जिस लंबाई के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। साइन थीटा इट मीन्स यहाँ पर ये एंगल हम लोगों को थीटा हो गया और इसके साइन इट मीन्स साइन थीटा। और उसके बाद डेल L इट मीन्स जिस स्मॉल एलिमेंट के कारण हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस स्मॉल एलिमेंट से जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी दूरी इट मीन्स वो हम लोग को R है, वो हम लोगों को इस फार्मूला में है। तो यहाँ पर तुम देखो I डेल L साइन थीटा R स्क्वायर, ये सब टर्म नॉन टर्म है, इट मीन्स ज्ञात टर्म है, सिंपल टर्म है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म म्यू नॉट बटे 4 पाई। तो इसका मतलब बायो सावर्ट नियम के बाद हम लोग को अगर व्याख्या किसी चीज़ का जानना है तो वह सबसे पहले इस कांस्टेंट के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखो, तो बात सबको यहाँ पर अच्छी तरह से बायो सावर्ट नियम का जो है वह समझ में आनी चाहिए। तो बायो सावर्ट नियम के लिए कि करंट कैरिंग, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं बायो सावर्ट लॉ को। तो हम लोग को करंट कैरिंग कंडक्टर इट मीन्स यह हम लोग मान लेते हैं यह AB करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ध्यान दीजिए। तो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो ऑर्स्टेड साहब का कहना था कि अगर किसी किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ के लिए बायो और सेवर्ट दोनों वैज्ञानिक मिल करके एक नियम दिए, जिसको हम लोग बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। तो इसके लिए क्या किया, मान लेते हैं हम लोग इस कंडक्टर का एक स्मॉल एलिमेंट, एक अल्पांश, एक छोटा भाग डेल L पर कंसिडर करते हैं।
और इस डेल एल से कुछ डिस्टेंस पर, सपोज दैट आर डिस्टेंस पर एक बिंदु P है और इस P पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड को डेल भी मान रहे हैं। उसके साथ हम लोग को देखो ये P पॉइंट जो है हम लोग इधर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, इस बीच में भी, इस नीचे भी, इधर भी, किसी साइड ले सकते हैं। इट मीन्स अगर ऊपर नीचे करेंगे तो इस तरह से इसके साथ जो यह थीटा कोण बन रहा है वो भी बदलेगा। तो इसका मतलब निश्चित रूप से अगर यह बदलेगा, ये डायरेक्शन इसका बदलेगा, या हम लोग कह सकते हैं पॉइंट का पोजीशन बदलेगा, तो यह थीटा का मान भी बदलेगा। तो इससे ऐसा लग रहा है कि यह थीटा डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये थीटा से इसको दिखा रहे हैं। तो ये जो इस डेल एल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा, उसी के लिए कहा गया था पहला कि आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड है यह आई के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा का डेल बी आपका जो है वह जिस एलिमेंट के कारण आप निकाल रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद आपको फिर ये जो आपका डेल बी है यह प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा का, और उसके बाद फिर हम लोग को ये डेल बी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर का। तो इन सब को आपस में मिलाए तो डेल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाए तो कांस्टेंट हम लोग म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इसका हम लोग कांस्टेंट के रूप में यूज किया। तो हम लोग को बायो सावर्ट नियम का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आया डेल बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, जिसमें हम लोग अभी डिसाइड किए कि इसमें हम लोग को ये कांस्टेंट टर्म जो है वह यहाँ पर बिल्कुल नया टर्म है, इसको हम लोग पहले एक्सप्लेन करें, इससे रिलेटेड पूरी व्याख्या हम लोग करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जस्ट इसमें। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट के लिए एकदम ध्यान से लेक्चर को सुने सब कोई, और एक बार कॉन्सेप्ट अगर भूल जाओगे तो उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा तुमको याद करने के लिए सेंटेंस। और फिजिक्स में या साइंस में सिर्फ याद करने से तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि कुछ पारिभाषिक शब्दावली हो सकता है तुमको याद रहे लेकिन बात को समझ नहीं पाओ। बात को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को सुनना पड़ता है, और कॉन्सेप्ट तुमको अधिक दिन तक याद रहे इसके लिए ठीक ढंग से फिजिकल चीज़ से जोड़ करके उसको देखना पड़ता है। इस चीज़ को एकदम ध्यान, इसलिए लेक्चर को सुनना ध्यान से। एक बार या तुमको अगर भूल गए कॉन्सेप्ट को तो दोबारा फिर कितना भी प्रयास करोगे तुम तो तुमको सही बात जानना हो सकता है बहुत कठिन हो जाए। चलिए हम लोग ये डिसाइड कर लिए कि बायो सावर्ट लॉ में जो हम लोग को टर्म कांस्टेंट वाला है उसको पहले हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तब बायो सावर्ट लॉ में जो टर्म है उस टर्म के बारे में सबको म्यू नॉट बटे 4 पाई, तो 4 पाई जे नंबर, तो इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म म्यू नॉट है। तो हम लोग म्यू नॉट को यहाँ पर म्यू नॉट को एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो म्यू नॉट क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। चुंबकशीलता इसको कहा जाता है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। चुंबकशीलता इसको इंग्लिश में कहते हैं परमीबिलिटी। देखो थोड़ा सा पीछे की बात भी याद रहना चाहिए सबको, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग देखें एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 इट मीन्स हो गया, उसको हम लोग वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको एक्सप्लेन करें वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। तो देखो हम लोग इसमें सबसे पहले इस म्यू नॉट के यूनिट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, यूनिट ऑफ म्यू नॉट, इसके बारे में यूनिट ऑफ म्यू नॉट। फिर हम लोग इसके नेचर और रिलेटेड पॉइंट्स पर भी आते हैं। तो हम लोग को तो फार्मूला मालूम है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल एल और साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। हम लोग को म्यू नॉट को सेपरेट करना है, तो यहाँ पर देख लो ये टर्म्स इसके मल्टीप्लाई में और ये टर्म इसको डिवाइड में आ जाएगा, तो डेल बी इंटू आर स्क्वायर और इंटू हो गया 4 पाई और बाय हो गया तुमको आई डेल एल और साइन थीटा, ये हम लोग को म्यू नॉट बराबर होगा। तो अगर अब हम लोग यूनिट यहाँ पर निकालेंगे यूनिट ऑफ म्यू नॉट, तो सबको क्लियर ही है कि म्यू नॉट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टर्म्स। इट मीन्स इन सब टर्म का हम लोग यूनिट अगर रखेंगे तो हम लोग को म्यू नॉट का यूनिट आएगा। तो हम लोग डेल बी की बात करें तो टेस्ला, हम लोग को आर इट मीन्स यह हम लोग को लंबाई या दूरी है, तो यह हम लोग को हो गया मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर।
हम लोग फिर देख रहे हैं आई का, तो यह हम लोग को हो गया एम्पियर, और 4 पाई का यहाँ पर नंबर है, नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो हम लोग को डेल एल फिर हो गया, तो ये भी लंबाई है, तो इसमें से इसका भी मीटर, और साइन थीटा भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। तो हम लोग इस दोनों मीटर और मीटर को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग को जो टर्म आया वो आया टेस्ला, उसके बाद मीटर, अब बाय हो गया तुमको फिर एम्पियर। ध्यान से सुनना है केवल एम्पियर। तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं टेस्ला मीटर और एम्पियर -1, इट मीन्स पर एम्पियर। देख रहे ये बात हो गया पहले। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये तो हम लोग को म्यू नॉट, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई जो है इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7, कांस्टेंट है। तो यह हम लोग को प्रैक्टिकली या 10⁻⁻7। लेकिन ये देखो अगर मान के साथ यूनिट की बात करें तो इतना तो सबको क्लियर है कि म्यू नॉट को 4 पाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 पाई तो हम लोग को नंबर है और नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है। इसका मतलब म्यू नॉट का यूनिट ही म्यू नॉट बटे 4 पाई का भी यूनिट होगा, क्योंकि 4 पाई से यूनिट कोई किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यह हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसके साथ साथ है और ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर जो लिखे हैं इसके साथ साथ इसका दूसरा यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये भी होता है। और उसके साथ इसका वेबर, WEBER वेबर, अब बटे यहाँ पर वेबर एम्पियर मीटर, एम्पियर और मीटर ये भी यूनिट होता है, जो आगे तुमको क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग इसको ड्राइव्ड किए हैं, इसको ड्राइव्ड किए हैं, ये वाला भाग हम लोग ड्राइव्ड किए हैं, ये दोनों को हम अभी डायरेक्टली लिख दिए हैं। आगे तुमको इसके व्याख्या मिल जाएगा कहाँ पर किस तरह से आया और क्या है। अब इधर ध्यान होना चाहिए सबका। तो हम लोग यूनिट के बारे में देख लिया, अभी हम लोग टेस्ला मीटर पर एम्पियर इससे हम लोग ही काम चलाएंगे। अब देखिए फिर तो हम लोग म्यू नॉट बटे 4 पाई के बारे में डिस्कस कर लिए कि इसका वैल्यू कितना होगा और यूनिट क्या होगा। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई का अगर वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर है तो म्यू नॉट बराबर तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पर सब क्लियर समझ सकते हो कि अब 4 पाई इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम लोग को म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और विथ यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। कोई भी यूनिट यूज़ कर सकते हो आगे। तो यह हम लोग को म्यू नॉट का वैल्यू हो गया, म्यू नॉट का वैल्यू। अब हम लोग डिस्कस करें इसके डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं डायमेंशन, तो ध्यान दीजिए। देखो हम लोग के पास डायमेंशन निकालने का या यूनिट निकालने का कई तरीका हो सकता है। जैसे सबसे पहला तुम्हारे पास अगर फार्मूला मालूम है तो फार्मूला से आप यूनिट डायमेंशन ज्ञात कर लीजिए, पहली बात। या नहीं तो तुम्हारे पास डायमेंशन मालूम है तो उससे तुम यूनिट निकाल लो, या फिर तुम्हारे पास यूनिट है तो उससे भी डायमेंशन निकाल सकते हो। तो हम लोग अभी वही काम करते हैं कि इसका जो यूनिट है उसी से डायमेंशन निकालते हैं, क्योंकि सामान फार्मूला इत्यादि से हम लोग हर एक यूनिट में कैलकुलेट करते आ रहे हैं। तो देख लो जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम लोग बात करें यूनिट ऑफ म्यू नॉट, म्यू नॉट के मात्रक के बारे में। तो यह हम लोगों को है ऊपर न्यूटन और नीचे है एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर, और इसी को हम लोग न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ऐसे भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर न्यूटन है तो न्यूटन तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ फोर्स वाला क्वांटिटी होगा, तभी ना यूनिट न्यूटन आया है। और यहाँ एम्पियर, इसका मतलब निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक करंट वाला टर्म होगा, इसीलिए तो एम्पियर आया। तो इसका मतलब अगर तुमको म्यू नॉट का डायमेंशन हम लोग को लिखना है तो इट मीन्स फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ हम लोग कह सकते हैं म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला की हम लोग बात करें, डायमेंशनल फार्मूला। तो ये डायमेंशनल फार्मूला बराबर हो जाएगा, देख लो ऊपर हम लोग कह सकते हैं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला और बाय हो गया तुमको फिर इलेक्ट्रिक करंट का विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला, और यह स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर भी दे देंगे।
तो हम लोगों को म्यू नॉट के लिए डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का होता है MLT-2, ये सबको याद होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का A हो गया तो स्क्वायर है तो A स्क्वायर, या A स्क्वायर प्लस में है, नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस, माइनस में तो MLT-2 और A-2, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अगर तुम डायमेंशन से भी यूनिट निकालना चाहते हो तो इट मीन्स वो डायमेंशनल यूनिट हो जाएगा। M मास, मास का केजी, L लंबाई का मीटर, टाइम का सेकंड, और एम्पियर का हम लोग को एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होगा, और जो पावर है वो पावर। तो और इसके बारे में तो सबको जानते हैं, जो इस पर MLT पर जो पावर है उसको डायमेंशन कहते हैं, ये जो फॉर्म है इसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं, और इसके साथ जो ये पूरा टर्म है बराबर के दोनों तरफ वाला, इसको हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। ये बात एकदम स्पष्ट रूप से सबको मालूम होना चाहिए। तो ये हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर म्यू नॉट के बारे में भी देख लिए कि म्यू नॉट का यूनिट, डायमेंशन, वैल्यू, लाइक इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका कितना वैल्यू होता है, और यूनिट के साथ किस तरह का मान होता है, उसके बारे में भी आगे बढ़ेंगे हम लोग अब। तो हम लोग ये देख लिए कि पीछे कि जो हम लोग को अभी मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके हम लोग वेक्टर फॉर्म पर डिस्कस करें, क्योंकि हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला तो ज्ञात हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं चूँकि वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, तो अगर वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो ध्यान से समझिए, ये बात हम लोगों को डेल बी बराबर आई म्यू नॉट बटे 4 पाई और आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर है, ये हम लोगों को बायो-सावर्ट लॉ से है, फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ, ये हम लोग को बायो-सावर्ट लॉ से है। अब हम लोग अगर इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में कैलकुलेशन, तो सबसे पहले तो जो भी क्वांटिटी फार्मूला में इंक्लूडेड है उस इंक्लूडेड टर्म्स में ये पहचाना होगा कौन वेक्टर है कौन सा स्केलर है। तो हम लोग अगर इंक्लूडेड टर्म के बारे में बात करें तो दिस इज कांस्टेंट, यह हम लोग को कांस्टेंट ही है। हम लोग बात करते हैं आई का, आई मतलब हो गया, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। डेल एल हम लोगों को अल्पांश भाग, जब भी अल्पांश लंबाई होगी तो वह सीधी लंबाई हो, और यह हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी, और साइन थीटा का तो कोई बात ही नहीं है, यह हम लोग को त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन, और आर हो गया फिर तुमको जहाँ जिस स्मॉल एलिमेंट के कारण वो निकाल रहे हैं वहाँ से जिस बिंदु पर कैलकुलेट करेंगे उसके बीच की सीधी दूरी, और ये भी हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले तो तुम देख ही रहे हो कि कौन सा टर्म, तुम्हारा टर्म ऊपर आया डेल एल, नीचे आया आर, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग को कैलकुलेट। और हम लोग अगर इसका वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर तुम ध्यान दे सकते हो वेक्टर के कुछ रूल्स के बारे में। जैसे यहाँ साइन थीटा लगा हुआ है, तो वेक्टर का दो प्रोडक्ट होता है, क्रॉस और डॉट। तो अगर क्रॉस निकालते हैं तो यह होता है ए बी साइन थीटा, और अगर डॉट निकालते हैं तो यह होता है ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें साइन वाला टर्म इन्वॉल्व है, इट मीन्स यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, इट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जाएगा, ऊपर तो सिर्फ एक ही टर्म है जो कि वेक्टर है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखने के लिए कम से कम दो टर्म चाहिए। तो हम लोग यहाँ दो टर्म के लिए क्या करते हैं, डेल बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, और आई यहाँ डेल एल है तो एक आर को ऊपर ले लेते हैं और साइन थीटा, और नीचे आर का संख्या आर क्यू स्क्वायर से आर क्यूब कर देते हैं। अब हम लोगों को ऊपर दो टर्म वेक्टर का हो गया, तो इस दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग बदल देते हैं। तो डेल बी वेक्टर बराबर हो गया म्यू नॉट बटे 4 पाई, आई तो हम लोग को स्केलर क्वांटिटी है, डेल एल वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर, अब बाय हो गया आर क्यूब, और ये दोनों क्रॉस टूटेगा तो साइन तो अपने आ जाएगा। तो ये हम लोगों को इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। यह 12th के एग्जाम में इस बार या पिछले बार पूछा है, बायो-सावर्ट नियम का वेक्टर फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। अब उसके साथ साथ देखो ध्यान दो,
तो हम लोग ये देख लिए कि दिस इज इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका दिशा कैसे, डायरेक्शन कैसे निर्धारित होगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। क्योंकि जैसे कोई वेक्टर, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की परिभाषा के अनुसार, कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो मैग्नीट्यूड इट मींस मान तो हम लोग डेल बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन डायरेक्शन भी देंगे तब उस फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट व्याख्या हुआ। तो हम लोग डायरेक्शन कैसे ज्ञात, इस पार्ट को छोड़ देंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को ही समझना होता है। कैलकुलेशन तो आमतौर पर सब कोई कर लेता है, लेकिन डायरेक्शन पर कंसीडर करना सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए डायरेक्शन को विशेष रूप से यहाँ समझना होगा तुमको, क्योंकि जैसे ही वेक्टर आ गया अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल हम लोग काम करेंगे। तो पहले ये बात तो तुमको क्लियर होनी चाहिए वेक्टर के एक और रूल के बारे में, कि अगर वेक्टर ए और बी को क्रॉस करेंगे तो इससे एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होता है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का क्या सिस्टम है कि ये वेक्टर सी जो है वह इस दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, दोनों पर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हो गया को जो रिजल्ट वेक्टर तुमको सी प्राप्त हुआ था उसका डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ज्ञात किए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस दोनों का क्रॉस का जो रिजल्ट हम लोगों को वह डेल बी वेक्टर है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि डेल बी वेक्टर की दिशा जो है वह डेल बी वेक्टर की दिशा डेल वेक्टर अक्रॉस वेक्टर आर की दिशा होगी। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए। अब ये दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए अभी फिलहाल ये भी हम लोग को मदद करेगा कॉन्सेप्ट। और दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ हम टर्म लिख देते हैं कि दिशा होगी तथा यह हम लोगों को राइट हैंड स्क्रू रूल से ज्ञात होगा। वैसे अन्य रूल भी होगा और इस डायरेक्शन के लिए जो रूल होगा उसको हम लोग सेपरेट टॉपिक में देखेंगे। अभी यहाँ पर हम राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड सब के पास होगा, कुछ लोगों का टूट गया होगा, कोई बात नहीं है, तो समझ ही रहा होगा सबको। राइट हैंड स्क्रू मतलब इसको दक्षिणावर्त पेंच नियम हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये आगे हम लोग एक्सप्लेन तो करेंगे ही, अभी तुम इसके मदद से समझ सकते हो आगे। तो हम लोग अभी मान और दिशा दोनों पर डिस्कस कर लिए, हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। चलो देखो आप ध्यान दो, हम लोग यहाँ डायरेक्शन के बारे में भी एक्सप्लेनेशन कर लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला है। अगर तुमको यहाँ पर कहा दे कि डिफाइन 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है, या फिर हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट टेस्ला को अगर डिफाइन करना है तो एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा। तो सबसे पहले तो ये तुमको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है डेल बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई और आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। और म्यू नॉट बटे 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷ है, तो हम लोग डेल बी बराबर 10⁻⁷ और आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर तो तुमको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जैसे अगर हम लोग इस डेल बी मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ऐसा यूनिट हो गया टेस्ला। तो अगर हम लोग टेस्ला को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि जिस पर यह डेल बी डिपेंड कर रहा है उन सब के वैल्यू को जब तक हम लोग यूनिट नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ये वैल्यू जो है वह डिफाइन नहीं होगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं इफ़ आई बराबर मान लीजिए 1 एम्पियर, डेल एल बराबर हो गया 1 मीटर या यूनिट हम लोग कह सकते हैं, और यहाँ पर थीटा बराबर हम लोग लेते हैं 90 डिग्री, तब साइन 90 बराबर कितना हो जाएगा 1, और आर बराबर हम लोग को हो गया 1 मीटर।
तो सीधे कह सकते हैं, इसलिए डेल बी बराबर हो जाएगा तब तुमको 10 टू द पावर -7 और इधर सब वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 बटे 1 बराबर डेल बी बराबर हो गया तुमको 10 टू द पावर -7। और ये हम लोग को 10 टू द पावर 7 जो आया, तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलेटेड जो हम लोग टेस्ला को अभी डिफाइन करेंगे, तो डेल बी बराबर 10 टू द पावर -7 और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, टेस्ला। तो ये हम लोगों को टेस्ला, इतना टेस्ला, तो ये जो टर्म हम लोग को 10 टू द पावर -7 टेस्ला आया, हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं किसको, टेस्ला को। तो पहले इसको ड्राइव करें, तो हम लोग को यहाँ अगर बात करें थोड़ा सा और इसमें बढ़े, देखिए, तो वी आर डिफाइनिंग 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1 टेस्ला वाले टर्म को हम लोगों को सेपरेट करना होगा। तो यहाँ पर एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, देख लो तुम्हारे पास कि अगर 1 टेस्ला 1 कूलम चार्ज, हम लोग 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट, इन सब को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ये सीरीज भी मतलब 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करना, या हम लोग कह सकते हैं कि अभी जैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हम लोग देख रहे हैं 1 टेस्ला। इन सब में से एक क्वेश्चन जो है बराबर पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख लो, इसको 10 टू द पावर -7 गुना 1 टेस्ला, तो हम लोग को डिफाइन करना 1 टेस्ला। तो जिस टर्म को डिफाइन करना उसको सेपरेट करेंगे, तो उसको अगर सेपरेट करेंगे तो 1 टेस्ला बराबर हो जाएगा, 1 टेस्ला बराबर डेल बी बाय हो गया 10 टू द पावर -7, और ये 1 टेस्ला बराबर इज इक्वल टू डेल बी, और ये माइनस पावर में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो यह हो जाएगा 10 टू द पावर 7 + 7। देखो, तो हम लोगों को टर्म तो क्लियर है, और टर्म आप ध्यान से देखो, जो ध्यान से देखोगे वही लिख पाओगे, उसी को हो पाएगा। तो हम लोग तो इसी 1 टेस्ला को डिफाइन कर रहे हैं। तो यह 1 टेस्ला हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का 10⁻7 गुना होता है। तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड वैसा जिसमें हम लोग कंडक्टर की लंबाई, करंट कैरिंग कंडक्टर की लंबाई 1 मीटर लेते हैं। इस करंट कैरिंग कंडक्टर से हम लोग 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से यहाँ ये डेल एल से जिस दूरी पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो हम लोग को थीटा का मान जो है वह भी 90 डिग्री हुआ। तो इसका मतलब ये जो हम लोग मान निकाल रहे हैं ये लंबवत दिशा में निकालेंगे, तब ना ये 90 डिग्री का मतलब क्या, ना लंबवत होगी। तो हम लोग कह सकते हैं अगर 1 मीटर लंबाई के किसी चालक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे लंबवत 1 मीटर की दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का 10 टू द पावर 7 टाइम्स हम लोगों को 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। डिफिनेशन को फिर से एक बार सुन लो कि अगर हम लोग 1 मीटर लंबाई के करंट कैरिंग कंडक्टर से 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके लंबवत 1 मीटर की दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसका 10 टू द पावर 7 गुना 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है या के बराबर होता है। ठीक है, इस डिफिनेशन को सब कोई अपने से लिखोगे, कहाँ तक पूरा कर लो।